नमस्कार, सवाल इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं क्या हरियाणा और राजस्थान में एक बार फिर से गंभीर हेट क्राइम का मामला सामने आ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहां पर हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो कार से 2 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। इन शवों की बरामदगी के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश में पता चला है कि इस बोलेरो कार का जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान के भरतपुर का है। इन दोनों शवों की पहचान भरतपुर निवासी नासिर और जुनैद के तौर पर की गई है। कल ही शिनाख्त के लिए भरतपुर पुलिस के साथ उनके परिजन यहां पर पहुंचे थे और आरोप लगाया कि दोनों को जलाकर मारा गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों शवों को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। बाद में राजस्थान पुलिस ने दोनों शव परिवार को सौंप दिए और राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं जाहिदा खान, उन्होंने भरतपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और यह ऐलान किया है कि प्रशासन की तरफ से 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार मृतक के बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई भी कराएगी। और ये भरतपुर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, सौरभ शुक्ला। पूरी घटना क्या कुछ हुआ था उस पर तफसील से जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। 15 तारीख की सुबह जब जुनैद और नासिर भरतपुर के घाटमीका गांव से निकले थे तो बिल्कुल ठीक से थे, पर जब अब लौटे हैं तो कुछ राख और हड्डियां ही बची हैं। आप देखिए, हम इस वक्त घाटमीका गांव में हैं, भरतपुर के राजस्थान में। जो अवशेष हैं वो इतने ही बचे हुए हैं। एक तरफ नासिर के बची हुई हड्डियां और राख हैं और एक तरफ जुनैद के हड्डियां और राख बची हुई हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर लपेट के रखा गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा इन दोनों का। परिवार के लोग नाराज़ हैं और इंसाफ चाहते हैं। आपको बताएं कि 15 तारीख को जुनैद और नासिर एक बोलेरो गाड़ी से यहाँ से निकले थे। उसके बाद उनके परिवार वालों को खबर मिली कि जुनैद और नासिर को पीटा गया और फिर उनको अगवा कर लिया गया। परिवार पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू हो गई। और 16 तारीख यानी गुरुवार सुबह इतला मिली कि भिवानी में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली है, उसमें 2 शव भी हैं जले हुए। और वही बोलेरो गाड़ी है जिससे कि नासिर और जुनैद यहां से निकले थे। राजस्थान पुलिस परिवार के साथ भिवानी पहुंची, वहां पे तफ्तीश की गई और जो शव के राख या हड्डियां हैं उनके सैंपल डीएनए के लिए भेजे गए हैं ताकि और पुख्ता हो पाए। परिवार का आरोप है कि 5 लोगों ने, जिनका संबंध बजरंग दल से, जिसमें मोनू मानेसर, रिंकू सैनी और आरोपी हैं, जिन्होंने अगवा किया और अगवा करने के बाद में इनकी हत्या करी और जिंदा जला दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में उन्होंने संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 302 भी लगाई है, किडनैपिंग की भी धारा लगाई है। और इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि 5 आरोपी फरार हैं। उनकी तफ्तीश में उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जुनैद के परिवार में 6 बच्चे हैं, जिसमें से उनकी जो छोटी बेटी है वो सिर्फ 4 से 5 महीने की है। इसके अलावा उनकी पत्नी है और 4 बेटे और 2 बेटियां, तो कुल 8 लोगों का परिवार है। और अब उनके परिवार की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा है। नासिर के परिवार में उनकी पत्नी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार के लिए बहुत मुश्किल है कि 2 नौजवान यहाँ से निकले घर से और जब लौटें तो सिर्फ कुछ हड्डियों में तब्दील होकर के लौटें। और इस पूरी घटना ने देश को हिला करके रख दिया है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरियाणा पुलिस कह रही है कि राजस्थान पुलिस का सहयोग कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हत्या की जाती है, हत्या के बाद, और हत्या भी इतनी नृशंस तरीके से की जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फिलहाल परिवार आज शाम शवों का अंतिम संस्कार करेंगे, जितना भी कुछ बचा है। जब से खबर मिली है, जुनैद की पत्नी बेसुध हैं, बेहोश हैं। नासिर की भी पत्नी का वही हाल है। और इस गांव से यही आवाज़ निकल रही है कि जल्द से जल्द जुनैद और नासिर के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। भरतपुर के घाटमीका गांव से सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो नासिर और जुनैद के जिस गांव में सौरभ शुक्ला पहुंचे थे, पूरा माहौल वहां पर गमगीन है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस केस पर भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव से भी बात की, सुनते हैं। में हमारे साथ बात करने के लिए गौरव श्रीवास्तव हैं, जो आईजी हैं भरतपुर के। सर, क्या अपडेट है, पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी तक क्या कुछ अपनी जांच में आप लोगों ने पुख्ता किया है। जो दो व्यक्ति नासिर एंड जुनैद हैं, जो अपने घर से लापता हुए, जैसा घर वालों ने रिपोर्ट में दर्ज कराया, और वो नहीं लौटे एंड उनको फिर लोकल गांव वाले एंड जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं उनसे उनका कहना है कि हमें उनसे पता चला कि कुछ लोगों ने इनका अपहरण किया है, मारपीट करी है, और उन्हीं के द्वारा 5 हरियाणा के रहने वाले व्यक्तियों के नाम भी उस एफआईआर में आइडेंटिफाई किए गए। घर वालों ने अपने लेवल पर कुछ तहकीकात करी। 15 तारीख की रात को हमारे पास ये सूचना आई तो इमीडिएटली टीमें तलाश वगैरह में निकली। 16 की मॉर्निंग में भिवानी में लोहारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जली हुई हालत में वो बोलेरो मिली जिसके अंदर ये दोनों लड़के बैठे हुए थे। उसमें 2 डेड बॉडीज़ पूरी तरह से जली हुई थी, कंकाल हो चुका था। तो इसलिए कन्फर्मेटरी एविडेंस की ये वही दोनों लड़के हैं, ये तो डीएनए एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हमारा अभी तक अंदाज़ा यही है कि 15 की अर्ली मॉर्निंग किसी समय इनके साथ कुछ मिसहैप हुआ है, और किनके द्वारा किया गया, घर वालों ने जो शक जाहिर किया है, उनको पिकअप करने के लिए हमारी टीमें कल से प्रयासरत हैं। सर, जो घर वाले कह रहे हैं, जो उनकी बातचीत हमने सुनी, वो 5 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें मोनू मानेसर, रिंकू वगैरह हैं, और ये सब लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और ये पब्लिक डोमेन में है। क्या वो एक एंगल आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या कुछ समझ में आया कि वाकई क्या इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर सिर्फ परिवार वालों का ये आरोप है? परिवार वालों ने जो अपनी एफआईआर बताई है उसमें कुछ 5 व्यक्तियों के नाम बताए हैं और उनको एक संगठन से लिंक भी किया है। जब ये रिपोर्ट आई तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या मोटिव हो सकता है, परंतु यह बात सही है कि इन 2 मिसिंग एंड प्रॉबेबली डिसीज्ड विक्टिम्स में से जो जुनैद है उसके खिलाफ गौ तस्करी के 5 प्रकरण पहले दर्ज हो चुके हैं, एंड संभव है कि उस शक में इन्हें किडनैप किया गया हो, इनके साथ कोई प्रकार की वारदात की गई हो। बट एज आई सेड, वो मैं कन्फर्मेटरी एविडेंस एंड लिंकिंग एविडेंस के आधार पर बताऊंगा तो बेटर रहेगा। जहाँ तक हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन की बात है, तो वो कोऑर्डिनेशन तो हम कल से ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जैसे ही ये इंसिडेंट पता लगा और आगे बढ़े, एंड हमें सपोर्ट मिल रहा है, एंड मुझे विश्वास है बहुत ही जल्दी वी विल रीच द राइट, जो असली क्रिमिनल्स हैं हम उन तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जो इस पूरे मामले में अपराधी हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर से ये दोनों की ही गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर लिखी गई थी, और जो जले हुए शव बरामद हुए हैं वो हरियाणा के भिवानी से मिले हैं। वहीं भिवानी पुलिस पर इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है, वेदांत अग्रवाल हमारे सहयोगी ने वहां के डीएसपी जगत सिंह मोरे से बात की है, वो भी सुन लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आपको कल सुबह कॉल आया, एक मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल हुई थी, उसके बाद अबडक्शन और किडनैपिंग हुई है 2 लोगों के, ऐसा कॉल आया। घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे पास एक कॉल आया था कि हमारे बारवास गांव की बड़ी जंगल में गाड़ी खड़ी है, जड़ी हुई है, बोलेरो है, इतना ही कॉल आया था। उसके बाद हमारे SHO हम मौके पे गए थे, हमारी डायल 112 गाड़ी भी वहाँ गई थी। उन्होंने मौके पर जाके हमारे को बताई, मैं भी मौके पे गया, हमने वहाँ देखा कि उसमें 2 नरकंकाल पड़े हैं जो लगभग जड़े हुए थे। वहाँ जाके फिर हमने और टीमें SP साहब को बताया, SP साहब ने और टीमें भेजी भिवानी से जी। तो CIA टीम होती है हमारी, वो इंचार्ज योगेश हुड्डा हैं, एक साइबर का इंचार्ज है रमेश है, एक सीन ऑफ क्राइम के विनीत इंदौरा है हमारे डॉक्टर, वो आए। तो पूरी टीम वहाँ पर पहुंची, पूरी क्राइम से संबंधित टीमें यहाँ आई और उन्होंने आके चेक किया। हमने चेसिस नंबर गाड़ी का मिला, इंजन नंबर मिला, उससे हमने कंपनी में पता किया, तो कंपनी ने एक ओनर का नाम दिया, वो एक मोबाइल नंबर भी बताया, इस नंबर उसमें रजिस्टर्ड है उनकी कंपनी में। हमने उस नंबर पे बात की, किसी हसीन खान नाम के आदमी ने टेलीफोन उठाया। उन्होंने हमें बताया जी मेरी गाड़ी तो परसों 14 तारीख को शाम को अल्टरनेटर ख़राब हो गया था, तो हमने नासिर को दी थी जी। जो 2 लोग जो मरे उनमें से एक है, उनमें से एक नासिर है। तो मैंने उससे ये पूछा भाई आपकी गाड़ी फ़िलहाल कहाँ है, पता करके बताओ। उन्होंने दोबारा उनसे बात की तो उनको भी पता नहीं था उस वक्त तक। उनको पता लगा कि वो नासिर और उसके साथ एक जुनैद और
जूना, वो घाट मीका गांव के रहने वाले थे, वो उनका किडनैप हो गया जी और उन्होंने कंप्लेंट दी है गोपालगंज थाने में। जी। अच्छा, एक जो ज़रूरी सवाल अब ये भी है कि अभी आपने बताया कि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग टीम मौके पर पहुंची, तो ये चीज़ डिटर्मिन हो पाई है अब तक कि गाड़ी में आग लगने की वजह से उनकी मौत हुई या फिर उनको जलाया गया, जैसे कि एलिगेशंस हैं फैमिली के, इससे रिलेटेड क्या बता पाएंगे आप अभी? देखिए, जब हम मौका पे पहुंचे, जब गाड़ी कंप्लीट जल चुकी थी, कोई इसमें धुआं भी नहीं था, ठंडी हो चुकी थी, तो जांच का विषय सैंपल लिए है, सीन ऑफ क्राइम टीम ने, एफएसएल टीमों ने सैंपल लिए हो, तो उसके रिजल्ट के बाद ही बता पाएंगे। ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये एक संगठित अपराध है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते, और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। और इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरतपुर से सौरभ शुक्ला, साथ ही भिवानी में वेदांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहले आपसे हम बात करते हैं, आप भरतपुर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इनका अंतिम संस्कार, इनको दफनाया कब तक जाएगा, और साथ ही इस पूरे मामला, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही है? जिन 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, उनके बारे में पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अभी इस पूरे मामले में परिवार के ने कुछ ऐसी बात कही है जो कि इस पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट भी देती है। अभी हमारी बात इस्माइल से हुई है, जो कि जुनैद के भाई भी हैं, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता भी हैं। उनका कहना है कि जब वो अपने भाई को ढूंढ रहे थे, उनको जब पता चला कि फ़ोन बंद है, जब अपने भाई को ढूंढ रहे थे, तो उन्हें फिरोजपुर झीरका है, आपको बताएं, पहले तो बैकग्राउंड दे देते, जो भरतपुर के जिस घाट मीका गांव में खड़े हैं, ये एक बॉर्डर गांव है। यहाँ से 15-10 किलोमीटर बाद ही हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो फिरोजपुर झीरका जो थाना है वो हरियाणा के मेवात में है। इनका कहना है कि इन्हें फिरोजपुर झीरका के पूर्व सरपंच का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनके जिन दोनों लोगों को ये ढूंढ रहे हैं, वो लोग फिरोजपुर झीरका में पुलिस थाने में उन्होंने देखे हैं। पूरा ये यहाँ से इनके गाँव के लोग फिरोजपुर झीरका थाने में जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि जो आरोपी हैं, ये 5 आरोपी इनके खिलाफ मुकदमा है, ये इन्हें जो 2 जुनैद और नासिर को पीटने के बाद उस थाने में लेकर के आए थे हरियाणा पुलिस के पास। पर हरियाणा पुलिस ने कहा कि ये मामला राजस्थान का है, तो अब राजस्थान पुलिस के पास ले जाइए। ऐसा कहकर के हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो जो 5 नाम बताए हैं, जो सवाल उठ रहा है कि भाई परिवार वालों को 5 नाम कैसे पता है, जो 5 नाम हैं ये इन्हें फिरोजपुर झीरका थाने से पता चले हैं। उसके बाद वो ढूंढते रहे, राजस्थान में आकर के उन्होंने यहाँ भरतपुर में थाने में एफआईआर दर्ज कराई, और अगले दिन सुबह इन्हें भिवानी से फ़ोन आया कि एक बोलेरो जली हुई मिली है। वो चेचिस नंबर उन्होंने ट्रैक किया होगा, जो चेचिस नंबर ट्रैक करने के बाद जो ओनर हैं बोलेरो को, इसी गांव के हैं, रिश्तेदार जुनैद, उनको फ़ोन किया कि बोलेरो मिली है, उसमें 2 जले हुए शव हैं। और उसके बाद जब पता चला कि 2 जले हुए शव हैं, समझ गए ये गाँव वाले, परिवार वाले कि ये नासिर और जुनैद के ही शव हो सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर गए, राजस्थान पुलिस भी वहाँ पर गई, और जो शव के डीएनए सैंपल एफएसएल की जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि जो 5 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी मोनू मानेसर है, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी सांप्रदायिक टिप्पणियां भी करता रहता है, अपने आप को कथित गौरक्षक भी बताता है। तो ये 5 लोग अब इस समय भूमिगत हैं, भागे हुए हैं। पुलिस इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन अब परिवार के इन आरोपों के बाद हरियाणा पुलिस की, फिरोजपुर झीरका थाने की भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो गई है। राजस्थान पुलिस की कई टीमें जांच कर, उनका कहना है कि जब वो आरोपियों को पकड़ेंगे, उनकी मोबाइल लोकेशंस भी ली जा रही है। और जो हमारे सूत्र हैं राजस्थान पुलिस में, उनका ये कहना है कि इनको पहले पकड़ा गया और इस शक में पकड़ा गया कि ये गौ तस्करी कर रहे हैं। उसके बाद उनको पीटा गया। पीटने के बाद
इनको जब ये फिरोजपुर थाने में हरियाणा पुलिस ने इनको नहीं एडमिट किया, जब इनको नहीं एडमिट किया तो ये लोग इन्हें भिवानी ले गए और भिवानी ले जाने के बाद गाड़ी के साथ इनको जिंदा जला दिया। तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं, ये एक एंगल है, इस पर राजस्थान पुलिस पूरी जांच कर रही है। तो बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील मामला है और पूरे गांव में गम का माहौल है और थोड़ी देर में इन दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, ये मामला बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर जो ये जली हुई गाड़ी मिली है, जिसमें जली हुई हालत में ये शव मिले हैं, वो मिले हैं हरियाणा के भिवानी से, जहां पर हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल मौजूद है। वेदांत, आपने सौरभ को भी सुना, इससे पहले हमने असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रतिक्रिया आई वो सीधे सीधे हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार का, पुलिस का क्या वर्जन है? देखिए, ये जो बेल्ट है हरियाणा की, यहाँ पर ये एक ट्रेल ऑफ टेरर की तरह हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर काओ विजिलेंटिज्म के काफ़ी केसेस आए हैं हमें सब। वो बहुत ही इन्फेमस जो पहलू खान का केस था वो भी हरियाणा के नूह में हुआ था, जो काफ़ी पास है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, हरियाणा के भिवानी में। तो कहीं ना कहीं एक ये मान्यता भी है कि लोकल पुलिस और काओ विजिलेंटी ग्रुप्स जो हैं उनका एक नेक्सस है कहीं ना कहीं। इसी वजह से जितने भी अक्यूज्ड होते हैं इन केसेस में उनको इम्प्यूनिटी मिल जाती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा परसेप्शन है। तो अब इस केस की जहाँ तक बात है, हमने हरियाणा पुलिस से बातचीत भी करी, आपने सुनी, और हरियाणा पुलिस का जो अब तक रिएक्शन रहा है वो काओ विजिलेंटिज्म एस्पेक्ट को बहुत अपफ्रंट होकर एक्टिवली प्रोब नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा हमें सेंस मिला है हरियाणा पुलिस से। क्योंकि देखिए, उन्होंने पहला यहाँ पर जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये काओ विजिलेंटिज्म का जो एस्पेक्ट है उसको लेकर आपकी क्या उसको लेकर कैसे प्रोब करेंगे, और साथ ही जो हमने इम्प्यूनिटी की बात भी उनसे करी पिछले कई केसेस में, और खासकर ये जो नेक्सस है उससे रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एरिया है वो एकदम पीसफुल है। खासकर भिवानी के बारे में उन्होंने बात करी कि बिल्कुल पीसफुल है। यहाँ पर हमने किसी तरीके मोनू मानेसर से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि हमने पहली बार इनका नाम सुना है। तो बड़ी कहीं ना कहीं डिफेंसिव होकर उन्होंने बात करी जहाँ तक काओ विजिलेंटिज्म का एस्पेक्ट है इस पूरे केस से रिलेटेड। अब कितना ज़्यादा उस चीज़ को प्रोब किया जाता है, जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, पॉलिटिकल फॉलआउट जो है उसका वो भी अब नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर इम्प्यूनिटी क्यों मिल रही है काओ विजिलेंटीज को, अभी देखिए इसमें सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सौरभ ने भी आपको बताया कि जो एक विक्टिम में से एक था, उनके काओ स्मगलिंग के भी केसेस थे उन पर, तो ये काओ विजिलेंटिज्म का एस्पेक्ट बहुत ही सेंट्रल है इस पूरे केस में। तो पुलिस क्यों नहीं एक्टिवली प्रोब कर रही है, ये सवालात जाहिर है कि पूछे जाएंगे। अब जहाँ तक आरोपियों का सवाल है, जैसे कि सौरभ भी आपको बता रहे थे कि वो इस समय अब्सकॉन्डिंग है, फरार है, तो उससे रिलेटेड भी सवालात पूछे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि अब ये केस हमने राजस्थान पुलिस को हैंडओवर कर दिया, हमने शव और जो चार्ट गाड़ी मिली थी वो भी हमने राजस्थान पुलिस को दे दी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया, जैसा कि सौरभ ने आपको बताया। बिल्कुल, यहाँ पर वेदांत आपका और सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से हरियाणा के भिवानी से वो बोलेरो गाड़ी मिली जिसमें कि 2 जले हुए शव मिले, और वो शव बताया जा रहा है कि भरतपुर के जो निवासी हैं जुनैद और दूसरे शख्स जो यहाँ पर है उनके शव बताए गए हैं, और आज उनको दफनाने की प्रक्रिया होगी। परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जिन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को देना पड़ा इस्तीफा। और अब खबर दिल्ली से, जहां आए दिन हम देखते हैं मामूली सी बात को लेकर सड़क पर एक दूसरे की जान तक लेने पे उतारू हो जाते हैं लोग। और जो ताजा मामला आया है दिल्ली के यमुना विहार का है, जहां कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद कथित रूप से गोली तक की यहां पर नौबत आ गई, गोली चल गई, जिसमें पिता और पुत्र वीरेंद्र अग्रवाल और सचिन को गोली लगी और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बेटे की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिता और पुत्र कल जब एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे तब ये घटना घटी। इस मामले में मुख्य आरोपी आरिफ अब तक फरार है। फुरकान को पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ की तलाश अभी की जा रही है। बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन जो लोग हैं वो इस घटना में शामिल थे। इस इलाके में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये जो पूरा अभी वारदात हुई है इसका रीज़न था
पार्किंग को लेकर झगड़ा, इसमें कोई प्रकार का कम्युनल एंगल नहीं है और अभी वहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू दी रेजिडेंट्स देयर एंड अभी वहाँ पे शांति का माहौल है एंड पुलिस की प्रेजेंस से शांति बनाए रखेंगे। और रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, ये घटना जो दिल्ली के जिस इलाके में यमुना विहार में घटी है वो काफी संवेदनशील इलाका बताया जाता है। फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है और जो पिता और पुत्र की हालत है वो कैसी है, और साथ ही बताएं जो आरोपी है अभी तक सिर्फ एक शख्स को पकड़ा जा सका है। आज देखिए जया, ये गुरुवार का मामला है और गुरुवार को देर रात को जो है वो वीरेंद्र अग्रवाल अपनी गाड़ी से आए और उनका गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने को लेकर आरिफ के साथ में विवाद हुआ। पहले ये विवाद जो है वो हल्का फुल्का झगड़ा हुआ और स्थानीय लोगों ने उसको सुलझा दिया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद में आरिफ के किराएदार थे फुरकान, उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया और फिर वो दोस्त जो है वो तकरीबन 1:30 बजे रात को वीरेंद्र अग्रवाल के घर पहुंचते हैं और फिर उनको दरवाज़ा खटखटाकर नीचे बुलाते हैं और उसके बाद में फायरिंग करते हैं। तो उनके बेटे को 1 गोली लगी है, वीरेंद्र अग्रवाल को 2 गोली लगी हुई है। वीरेंद्र अग्रवाल की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जबकि जो बेटा है वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस मामले में एक शख्स की मौके पर ही स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था जिसने फायरिंग की थी, फुरकान नाम के शख्स को, और जो मुख्य आरोपी है आरिफ को बताया जा रहा है। आरिफ को पुलिस अभी खोज रही है। फिलहाल ये चूंकि यमुना विहार का इलाका है और खासा संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो आज सुबह से ही तमाम सारी अफवाहें जो है वो तैरने लगी थी और तमाम सारे लोग उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। तो उसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने काफ़ी सारा वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा रखा है, टेरिटोरियल आर्मी को भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई बवाल उस तरीके से आगे न बढ़ने पाए। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आधा दर्जन लोग आए हुए थे, वो इस फायरिंग में शामिल थे, तो पुलिस अभी उनको खोज रही है। जी, आधा दर्जन के आसपास लोग थे जो इस फायरिंग में शामिल, तो पुलिस खोज रही है। काफी संवेदनशील इलाका है, बता रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है पुलिस ने। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आएगा आपका हम रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में चेतन शर्मा का एक स्टिंग में नाम आया था, जिसके बाद से काफी विवादों में आ गए थे। इस स्टिंग में वो लूज टॉक करते हुए अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जा रहे थे, नजर आ रहे थे, और इसमें उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, खिलाड़ियों की फिटनेस समेत कई बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर दी थी। स्टिंग ऑपरेशन वायरल होने के बाद पहले से कयास लग रहे थे कि उनकी कुर्सी जा सकती है। आपको बता दें, पिछले ही महीने लगातार दूसरी बार इंडियन टीम का उन्हें चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ ये भी जान लेते हैं कि चेतन शर्मा पर दरअसल आरोप क्या क्या लगे। यहाँ एक टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें वो बातचीत करते हुए दिख रहे थे, जिसमें खिलाड़ियों पर वो दावे उनका करने का आरोप उन पर था। स्टिंग ऑपरेशन में खिलाड़ियों की खराब फिटनेस पर बोलने का उन पर आरोप है। साथ ही स्टिंग ऑपरेशन में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बोलने का भी उन पर आरोप लगा। कई बातें उन्होंने कही इस स्टिंग ऑपरेशन में। कोहली और साथ ही गंभीर के विवाद को भी बोलने का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद आज ये इस्तीफे की खबर सामने आई। और इस वक्त हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर ज्यादा अपडेट के साथ। विमल जी, एक तरह से कह सकते हैं बड़बोलापन जो नजर आया यहाँ पर चेतन शर्मा का, उसके बाद उनका कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा था। बिल्कुल, बड़बोलापन से भी ज्यादा मैं लूज टॉक कहूंगा। जिस तरह के पद पे हैं वो मुख्य चयनकर्ता होते हुए आप किसी भी स्टेज पे इस तरह की अगर बातें करते हैं, और वो चाहे स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा हो, चाहे किसी भी तरह से वो बात अगर मीडिया के सामने, सबके सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जिनके लिए आप एम्प्लॉय किए गए, बीसीसीआई के प्रति आपकी जो जवाबदेही थी, जो क्रिकेट फैंस के प्रति जो आपकी जवाबदेही है उस पद पे रहते हुए, वो उसका उन्होंने पालन नहीं किया और ये माना जा रहा था कि उनको जाना है। आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो कल रणजी के फाइनल में कोलकाता पहुंचे हुए थे, लेकिन उनसे
ये जरूर कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया, लेकिन ये माना जा रहा था कि इस टेस्ट मैच के बाद तक वो जरूर दे देंगे। और टेस्ट मैच शुरू होते ही 2 घंटे के अंदर खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और बीसीसीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये होना तो तय था। ये जरूर है कि क्रिकेट सर्किट में उनकी छवि और गिरी है। पहले भी उनकी छवि को लेकर उनको पहले वो खिलाड़ी हैं, पहले वो चयनकर्ता है जिनको 2 बार मौका मिला था, लेकिन वो उन्होंने ये मौका गवा दिया। पिछले ही महीने बने थे और उन्होंने एक ऐसा मौका गवाया जिस मतलब ये इसका मलाल उनको लंबे समय तक रहेगा। जी विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो यहाँ चेतन शर्मा को आखिरकार अपना इस्तीफा देना पड़ा, ये बड़ी खबर क्रिकेट जगत से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली मेयर चुनाव का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे, ये बात निकल कर आ रही है। मेयर चुनाव के बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का यहाँ पर चुनाव होना था, इसमें मनोनीत पार्षद वो वोट नहीं कर पाएंगे, ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में। लगातार हम देख रहे थे किस तरह से जिस दिन से मेयर का चुनाव हुआ है, नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी के बीच लगातार हो हल्ला हंगामा चलता रहा। कई बार सदन बैठा, कई बार 3 बार ऐसा हुआ कि कार्रवाई हुई, लेकिन हंगामे के चलते रोक दी गई। आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना था कि जो मनोनीत पार्षद है उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है स्टैंडिंग कमेटी को सदस्यों और डिप्टी मेयर को चुनने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ रहा है उसमें मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे, ये बात निकल कर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर का, फिर स्टैंडिंग कमेटी का, और इसमें जो मनोनीत पार्षद है वो वोट नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करते हैं। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले शरद का रुख करते हैं। शरद, हम जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला लगातार चल रहा था और कोर्ट तक, देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया था। एक राहत की बात कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती थी, जनादेश आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पा रही थी। और बड़ी बात इसलिए भी है जया इसमें आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी ने जो भी मांगे रखी थी वही जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। आम आदमी पार्टी ने ये मांग रखी थी कि एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते, इनके वोट डालने पर रोक लगाई जाए। पहले दिन से ही इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। जो तीसरी बैठक में जब पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की कि जो मनोनीत है वो भी वोट डालेंगे, तब जाके ये बात जो है पूरी तरह से खुल गई। लेकिन शुरू से ही ये बात चल रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मनोनीत पार्षदों को, मनोनीत सदस्यों को संविधान में वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये ना तो मेयर के चुनाव में वोट डालेंगे, ना डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डालेंगे और ना ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डालेंगे। दूसरी बड़ी मांग आम आदमी पार्टी की ये थी कि जो 3 चुनाव होने हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, जो पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की थी कि तीनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि मेयर का चुनाव पहले कराया जाता है, जब मेयर सीट पे आ जाते हैं और वो क्योंकि स्पीकर होते हैं तो वही बाकी के दोनों चुनाव कराते हैं। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने तीनों चुनाव एक साथ कराने की घोषणा की थी, उसको भी आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया था और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है कि मेयर का चुनाव पहले होगा। मेयर उसके बाद में सीट पर आ जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे और मेयर की अध्यक्षता में ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। तो बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए और अब ऐसा लगता है कि अब जो है मेयर बनने का दिल्ली में एमसीडी में दिल्ली को अपना जल्द ही अब मेयर मिल जाएगा। जो काम एक तरीके से ठप पड़ गया था, कई बार सदन की कार्रवाई हुई थी, हंगामे के चलते वो रुक गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भी मौजूद थे। यहाँ आशीष, आप बताएं कोर्ट में क्या कुछ हुआ और जो फैसला यहाँ पर अब दिया है मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे, तो एक नजीर भी साबित हो जाएगी। आगे के तमाम मामलों में स्थिति अब साफ हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए नज़ीर, तो हम इस लिहाज से कहेंगे कि ऐसा मामला शायद एमसीडी में मुझे याद नहीं है कि कभी पहले उठा हो। पहली बार ये मामला उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन बिना सुनवाई के कहा था कि जो संविधान में जो प्रावधान है वो साफ करते हैं कि मनोनीत सदस्य जो हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। हालांकि एमसीडी और एलजी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो इस पर बहस करना चाहते हैं,
उसके बाद लगातार ये मामले फिर आज एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और अब इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, साफ कर दिया है कि मनोनीत जो सदस्य हैं उनको ये अधिकार नहीं है। वो एमसीडी के मेयर चुनाव हो, चाहे डिप्टी मेयर चुनाव हो, चाहे स्टैंडिंग काउंसिल के चुनाव हो, किसी चुनाव में वोट वो नहीं डाल सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक और डायरेक्शन दिया है कि पहले मेयर का चुनाव होगा, उसके लिए मीटिंग होगी। मेयर का चुनाव होने के बाद जो मेयर हैं वो अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग चेयर कमेटी जो हैं उनके चुनाव होंगे। तो एक तरीके से पूरी रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में निराशा जताई, नाराजगी जताई कि एमसीडी के चुनाव हैं और उसमें भी एक मेयर के चुनाव पर फैसला नहीं हो रहा है। निराशा जताई और कहा कि अच्छा नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस तरीके से इतने वक्त से मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि छोटे मोटे मामलों में, एक एमसीडी जैसे निकाय के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत जिसके ऊपर दुनिया भर, पूरे देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के केसों की जिम्मेदारी है, उनके लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखवाया कि 2 महीने टल चुका है ये चुनाव, इसलिए इसे लंबा नहीं खींचा जा सकता। 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करना होगा कि एमसीडी जो मेयर के चुनाव की मीटिंग कब होगी और उसके बाद उस मीटिंग की तारीख तय करनी होगी 24 घंटे के अंदर और फिर वो चुनाव होगा। उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और एलजी और एमसीडी को तमाम दलीलों को, तमाम जो वो उनके जो वो कह रहे थे कि पहली मीटिंग में मनोनीत सदस्य वोट कर सकते हैं, उन तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। आम आदमी पार्टी जो तमाम मांगे कर रही थी, आखिरकार जो फैसला एक ठप्पा सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी लग गया और साफ कह दिया है कि जो मनोनीत पार्षद है वो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हो, उनके लिए चुनाव के लिए वोट मनोनीत पार्षद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका और आशीष आपका ये पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर जब वो अपना पद संभाल लेंगे उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेयर चुनाव के बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की यहां। और इस खबर के आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस फैसले के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।